यानी बातचीत के लेवल्स के जितने भी चैनल थे उन चैनल्स को एक एक करके क्या कर दिया, बंद कर दिया। ये दिखाता है कि कश्मीर के प्रति अब भारत का रवैया उदार नहीं, क्या है, कठोर है। और इस कठोर रवैये की तीसरी जो इबारत लिखी गई उसी का नाम था सर्जिकल स्ट्राइक। 1971 के बाद पहली बार भारत की सेनाओं ने पाकिस्तानी वायुसेना का अतिक्रमण करते हुए वहां जाकर आतंकी जो कैंप थे उनको तबाह किया। तो पुलवामा हमले के बाद, या आप ये कह सकते हैं कि कश्मीर में हो रहे उरी हमले के बाद से भारत की रणनीति बदली, जिसमें पुलवामा के बाद बड़े बदलाव या बड़े परिवर्तन देखे गए। ठीक, पुलवामा हमले के एग्जैक्ट बाद भारत ने जो रणनीति अपनाई, जिसे हमने सर्जिकल स्ट्राइक कहा, और जिसके अंतर्गत एलओसी के अंदर हम 50 किलोमीटर या उरी से हम लगभग 80 किलोमीटर अंदर जाकर कश्मीर या पीओके में आतंकी क्षेत्रों पर हमला करते हैं। ठीक है, इसे बालाकोट स्ट्राइक का नाम दिया जाता है। बालाकोट वो रीजन है पीओके में जहां पर हमने क्या किया था, हमला किया था पुलवामा का बदला लेने के लिए। ये भारत द्वारा उठाए जा रहे कठोर कदमों या हार्ड स्टेप्स को ही दर्शाता है। इन इट्स क्या कहेंगे, मिलिट्री स्टेप्स को सहायता देने के लिए हमने बहुत सारे डिप्लोमेटिक स्टेप्स भी उठाए हैं। और डिप्लोमेटिक स्टेप्स के अंतर्गत ही सार्क सम्मेलन जो हुआ उसके बाद हमने बहुत सफलतापूर्वक पाकिस्तान को उससे क्या किया, बाहर किया। मोदी जी ने अपने दूसरे शपथ ग्रहण समारोह में सारे सार्क देशों के लोगों को, बिम्स्टेक देशों के लोगों को बुलाया, लेकिन इस बार पाकिस्तान को उन्होंने कठोर संदेश दिया। इसके अलावा एफएटीएफ के अंतर्गत हमने दबाव डालकर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला है, और लगातार ग्रे लिस्ट रिव्यू करते हुए भविष्य में यह संभावना है कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में भी डाला जा सकता है। इस पे एफएटीएफ पर अलग से हम बात कर सकते हैं। ठीक, इसके अलावा हमने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान की वास्तविकता को बताते हुए, जहां पर पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को सफलतापूर्वक काउंटर किया है, चाहे वो यूएनएचसीआर की बात हो जहां पर कश्मीर की बात उठाई गई, या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक वो हो, या सिक्योरिटी काउंसिल महासभा के अंतर्गत संबोधन हो, हर जगह हमने कश्मीर को के प्रोपेगेंडे को क्या किया, बंद किया। सबसे बड़ी बात यह है कि जब हमने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की तो मुस्लिम कंट्रीज का जो समूह है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक स्टेट्स, ओआईएस, ठीक है ना, या इस्लामिक कंट्रीज, उसके अधिकांश देशों ने भारत का समर्थन किया या उन्होंने भारत का विरोध नहीं किया। यानी सर्जिकल स्ट्राइक के बीच पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अकेला कर देना, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर समर्थन न जुटाने देना, यह भी हमारी कठोर नीति या हमारी डिप्लोमेटिक सफलता के उदाहरण के तौर पर ही देखा जाएगा। इसके अलावा हमने एमएफएन का दर्जा पाकिस्तान से वापस ले लिया है, और इसके बाद भी डब्ल्यूटीए जो ऐसे मंचों पर जो विरोध हुआ है हमने उसको दरकिनार किया। ये सारे आपको ये पूछेंगे कश्मीर के प्रति भारत की नीति कठोर कैसे हो रही है, तो ये सब बताइए। ठीक, इंडस ट्रीटी के अंतर्गत ठीक अभी भी कुछ नदियों का पानी जो हम उदारता पूर्वक किसको दे रहे थे, पाकिस्तान को दे रहे थे, तो अब हमने निर्णय लिया है कि कश्मीर से जा रही नदियां, कम से कम झेलम चिनाब जो हैं, इन नदियों के जल का जितना हिस्सा हमारे अंतर्गत आता है हम बांध बनाकर उस पानी को रोकने की कोशिश करेंगे, जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के भविष्य में, जो वैसे ही सूखे से मर रहा है, तो भविष्य में पाकिस्तान की क्या कहेंगे जल सुरक्षा के लिए बहुत घातक हो सकता है। ठीक, और अंतिम रूप से यदि कहा जाए तो पाकिस्तान के ताबूत में या कश्मीर के प्रति हमारे कठोर रवैये का आखिरी जो पंच था वो था 370 को या 35A को समाप्त कर देना। 31 अक्टूबर 2019 के बाद कश्मीर का इंटीग्रेशन भारत में पूर्ण हुआ ऐसा कहा जाता है। 31 अक्टूबर 2019 के बाद कश्मीर को हमने अपनी सुविधा के अनुरूप 2 यूनियन टेरिटरीज में बांटकर प्रशासित करने का निर्णय लिया है, या 370 और 35A हटने के बाद कश्मीर के अलगाववादियों की, उग्रवादियों की जो कहेंगे कमर टूट गई है, और ये हमारी तरफ से रणनीति में लाया गया नया बदलाव है। तो एक प्रश्न बन सकता है कि जम्मू कश्मीर के आतंकवाद के प्रति सरकार के कठोर रवैये का विवरण प्रस्तुत करें, या क्या कश्मीर के प्रति भारत की नीति अब बोली से चलकर गोली पर आकर ठहर गई है, इस बारे में बतलाएं। तो यही नई प्रवृत्तियां होंगी या नई प्रवृत्तियों के तौर पर बताया जा सकता है। अब मुद्दा यह है कि आगे की राह क्या है। आगे की राह यह है कि हमको अब 3 मंचों पर कश्मीर की लड़ाई को लड़ना है। पहला मंच जो है वो विकासात्मक मंच है, जिसके अंतर्गत हमको ये सुनिश्चित करना है कि जो कश्मीर क्षेत्र है वहां पर ठीक इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, यानी रोड ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट, जैसे जो बारामूला से लेकर श्रीनगर तक ट्रेन का विस्तार किया जा रहा है, ये बहुत तेजी से हो। हमको ये भी देखना है कि लद्दाख क्षेत्र और जम्मू और कश्मीर क्षेत्र अब इंडिपेंडेंट, पहले तो ये कहते थे कि भाई चूंकि पाकिस्तान कश्मीर की विधानसभा के बिना हम इसका विभाजन नहीं कर सकते, इसलिए विकास नहीं हो रहा है, तो हमको लद्दाख क्षेत्र का तीव्र विकास करना पड़ेगा, और जम्मू क्षेत्र को, ठीक है ना, जम्मू, लद्दाख और कश्मीर के लिए अलग अलग रणनीति बनाकर काम करना पड़ेगा, क्योंकि जिन जगहों पर आतंकवाद है वो तो मूल रूप से कश्मीर के 4 जिले ही हैं।
तो इन जिलों पर फोकस करके डेवलपमेंटल स्ट्रेटजी के तहत काम किया जाए, यहां पर लोकल इलेक्शंस को दिया जाना, यहां प्रभावी आत्मसमर्पण की योजना को लाना, यहां सिविक एक्शन प्लान जिसको हम कहते हैं, इसके द्वारा लोगों की मदद करना, नेचुरल डिजास्टर्स में जोड़ना, यानी ये कोशिश की जानी चाहिए कि कश्मीर के विकास के द्वारा हम वहां की जनता के दिल को जीतने की कोशिश करें। दूसरा, हमने इस एसपीजी कमांडोज से लेकर वहां पर ठीक है सेना की तैनाती को अभी बढ़ाया है, तो दूर हमें ये कोशिश करनी होगी कि जरूरतों को देखते हुए ठीक सैन्य प्रभाव को धीरे धीरे डाइल्यूट किया जाए, चाहे वो एफस्पा को डाइल्यूट करने की बात हो, चाहे सैनिकों की तैनाती को अब धीरे धीरे बटालियंस वहां पर कम की जा रही हैं, या फिर वहां पर सोशल मीडिया की आजादी को रिस्टोर करने की बात हो, तो हमें इस दिशा में भी काम करना पड़ेगा। लेकिन डिप्लोमेटिक चैनल के तहत हमको यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि या तो पाकिस्तान हमारी शर्तों पर बातचीत के मंच पर आने के लिए तैयार हो जाए, या फिर उसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में इतना अलग थलग कर दिया जाए कि यदि कल को हम पीओके को लेकर या कश्मीर को लेकर कोई और कठोर कदम उठाते भी हैं तो दुनिया हमारे साथ खड़ी हो, ना कि किसके साथ, पाकिस्तान के साथ। क्योंकि अभी भी चीन, तुर्की, मलेशिया जैसे देश जो हैं उन्होंने खुलकर 370 के बाद पाकिस्तान और कश्मीर के अलगाववादियों के पक्ष में बात कही है। ठीक, मलेशिया के व्यक्ति, तुर्की के और चीन के प्रीमियर्स के स्टेटमेंट्स इसका उदाहरण है। तो हमें इनसे अलग से बात करके पाकिस्तान को और अलग थलग करने की कोशिश करनी होगी। ठीक, डी रेडिकलाइजेशन की जो बात है उसको लाना पड़ेगा, वहां के लोगों के कौशल विकास के लिए काम करना होगा। उड़ान जैसी योजना वहां औद्योगिकरण के लिए लाई गई थी, तो उसको हमको प्रभावी रूप से लागू करना होगा। तो ये सारी चीजें यदि भविष्य में अपनाई जाती हैं तो फिर ये संभव है कि कश्मीर की जो आतंकवाद की समस्या है या कश्मीर में जो सुरक्षा के संकट हैं उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी को लाया जा सके। लेकिन अंतिम रूप से ये हमको समझना होगा कि कश्मीर की समस्या जो है वो सिर्फ गोली और बोली की बात तक सीमित नहीं। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि कश्मीर का समाधान 3 सिद्धांतों पर होना चाहिए, और वो 3 सिद्धांत मैं बता रहा हूं जिनका प्रयोग आप आंसर में कर सकते हैं। पहला कश्मीरियत, दूसरा जमहूरियत और तीसरा इंसानियत। कश्मीरियत का मतलब है कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा होते हुए भी जैसे भारत में नॉर्थ ईस्ट की, जैसे भारत में विभिन्न ट्राइब्स की, जैसे भारत के विभिन्न राज्यों की एक पृथक सांस्कृतिक पहचान बनी हुई है, वो सांस्कृतिक पहचान समाप्त ना हो। चाहे जम्मू का क्षेत्र हो, चाहे कश्मीर का क्षेत्र हो, हर कोई एक ऐतिहासिक विरासत को संजोता है और वो विरासत बनी रहनी चाहिए। उनकी कला, संस्कृति, ये सब बना रहना चाहिए। और इसीलिए 370 हटाने के बाद जो सस्ते एसएमएस चले थे कि अब वहां जमीन खरीद लेंगे, अब वहां पर लड़कियों से शादी हो सकेगी एंड सो ऑन, हमको वहां की डेमोग्राफी बदलने के लिए वहां जाकर क्या कहेंगे, तो कश्मीर में ऐसी सारी गतिविधियों को सरकार को होने से रोकना चाहिए जिससे वहां की जनांकिकी में परिवर्तन हो या वहां सांस्कृतिक आक्रमण की स्थितियां बने। ये कश्मीरियत है। जमहूरियत का मतलब यह है कि वहां के अलगाववादी हों, ठीक, प्रो पाकिस्तानी हो, आजादी के समर्थक हो, अलगाववादी हो, सबको मुख्य धारा में लाया जा सकता है। हमने नागालैंड में जो विद्रोही थे वो कश्मीर से ज्यादा अलगाववादी सोच रखते थे। यदि हम उन्हें बातचीत के मंच पर ला सकते हैं, और वो तो बहुत लंबे समय से रखते थे, तो फिर कश्मीर के विलगाव को दूर करना बहुत बड़ी बात नहीं है। तो उन्हें समझौतों के टेबल पर लाना, उन्हें स्थानीय स्वायत्तता प्रदान करने की बात करना, या फिर उन्हें लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन लीडरशिप को वहां के प्रमोट करना, ये एक स्थिति बन सकती है। मिजो मॉडल ऑफ पीस जो हमने नॉर्थ ईस्ट में बताया है वो हम कश्मीर में भी अपना सकते हैं, जिसके अंतर्गत पॉलिटिकल सेक्रीफाइस, पॉलिटिकल लीडरशिप और पॉलिटिकल विजडम, इन सब का महत्व देखा जा सकता है। कश्मीरियत और जमहूरियत के बाद जो तीसरी बात इंसानियत की है वो ये कहकर है कि किसी भी जनता को आप बलपूर्वक, दबावपूर्वक अपने से जोड़कर नहीं रख सकते, और यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो वो उसके मूल अधिकारों का, मानव अधिकारों का हनन है। तो यदि कश्मीर की बहुसंख्यक जनता ये सोचती है कि भारत में विलय गलत है या उसे भारत के साथ नहीं होना चाहिए, तो फिर तो दिल जीतना ही एकमात्र उपाय है। और ऐसी जनता जो भारत के साथ, भारत सरकार के साथ सहमत नहीं है, उसका विरोध करती है, तो संवैधानिक सीमाओं में, दायरों में उन्हें विरोध का अधिकार भी होना चाहिए। हर विरोध करने वाले को देशद्रोही बताकर यदि हम आफ्स्पा के तहत या कठोर कानूनों के तहत दंडित करेंगे तो ये इंसानियत का भी क्या है, उल्लंघन है। तो सरकार को ये चाहिए कि गोली के साथ साथ बीच बीच में बोली की पुचकार भी दी जाए। और इसी को कश्मीर की क्या कहेंगे हम, रणनीति में कश्मीरियत, इंसानियत और जमहूरियत के तौर पर जाना जाता है। ठीक है, मेरा तो ये मानना है कि कश्मीर के आतंकियों को भी हम नक्सलियों की तरह, नॉर्थ ईस्ट के उग्रवादियों की तरह 2 श्रेणियों में बांटे। एक मजबूत आतंकी, एक मजबूर आतंकी। मजबूत का मतलब है जो विचारधारा से, ठीक है, पूरी तरीके से पतित हो चुके हैं, जो भारत के प्रति घोर घृणा रखते हैं, जो प्रो पाकिस्तान एटीट्यूड रखते हैं, जो आईएसआई के पैसे या पेरोल पर पलते हैं, या जो संकीर्ण इस्लामिक कट्टर मानसिकता को रखते हैं। अब इसमें चाहे वो हुर्रियत के लोग हों, चाहे गिलानी हो, चाहे अंदाबीज हों, या फिर आपके टेरर आउटफिट्स हों, के नेता हों, सलाहुद्दीन हो, मसूद अजहर हो,
हम किसी भी रूप में इनसे कोई बातचीत या समझौते की स्थिति पे तो नहीं आ सकते। मेरा मानना है कि इन मजबूत आतंकियों के प्रति डाबोल नीति, अजीत डाबोल जी की जो नीति है, वही नीति अप्रोप्रिएट नीति है। या तो इन्हें गिरफ्तार किया जाए और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत ट्रायल के द्वारा सजा दी जाए, या फिर जो अभी ऑल आउट हो रहा है उसके थ्रू जितनी सफाई और हो सकती है वो निरंतर जारी रखिए। लेकिन जो मजबूर आतंकी हैं, जो ब्रेन वॉश से आतंकी बने हैं, वो पत्थरबाज हार्डकोर आतंकी नहीं है। ठीक है, वो व्यक्ति जिसे क्या कहेंगे, जिसके परिवार के साथ दुर्घटना हुई जिसके तहत वो आतंकी बन गया, वो कोई मजबूत आतंकी नहीं है। हमें यह समझाने की जरूरत है कि जब बड़ी सुरक्षात्मक कार्रवाई होती है तो एक शब्द होता है कोलेटरल डैमेज, और उस कोलेटरल डैमेज के लिए कोई जिम्मेदार नहीं होता है। कश्मीर में जो मजबूर आतंकियों का एक बड़ा तबका है वो इसलिए बना कि सैन्य कार्यवाहियों में या सैन्य बलों की कार्यवाहियों में, मान लीजिए अभी नाइकू के खिलाफ कार्रवाई की, एक बड़े घर को उड़ा दिया गया, अब उस दौरान मान लो 2-4 आम नागरिक मारे जाते हैं जिनके बच्चे ये देखते हैं कि भारत की सेना ने बम से उड़ाया जिसमें उनके माँ बाप मर गए, तो मिशन कश्मीर वाले ऋतिक रोशन बनेंगे कि नहीं? तो हमको ये देखना है, हमको ये समझना है कि ऐसे मजबूर आतंकी जिनका एक कड़वा इतिहास है, या जो ब्रेन वॉश के कारण बने हैं, या जो पैसों की मजबूरी में बने हैं, इन लोगों को वापसी का, घर वापसी का, आत्मसमर्पण का एक मौका जरूर मिलना चाहिए। और इस तरह यदि हम कश्मीर में आतंकवाद से लड़ाई लड़ने की कोशिश करेंगे तो ये लड़ाई जरूर सफल होगी। ठीक, कश्मीर की कहानी को कहते हुए कई बार मेरे द्वारा एक क्या कहेंगे उदाहरण को दिया जाता है। वो उदाहरण शायद मैंने ओरिएंटेशन क्लास में भी दिया हो। उस उदाहरण को सुनते हुए ये बहुत संभव है कि कुछ लोग उसे जेंडर बायस से जोड़ें, लेकिन मैं फिर भी उसको अपने तरीके से आपको पुनः बताना चाहूंगा। मेरा मानना है कि कश्मीर जो है वो एक क्षेत्र नहीं, एक जीते जाते इंसान की तरह है, जिसका दिल पाकिस्तान में बसता है, लेकिन उसका बलात् विवाह भारत से हो गया, या उसके पिता ने उसको किसी और के साथ जोड़ दिया। अब भारत लंबे समय से यह कोशिश कर रहा है कि वो इस पवित्र बंधन को निभाते हुए विवाह के उसका दिल जीतने में सफल होगा। लेकिन कश्मीर जो है उसका एक बड़ा हिस्सा ऐसे भी है जो आज भी पाकिस्तान के साथ दिल का रिश्ता रखे हुए है, और ये दिल का रिश्ता कहीं ना कहीं भारत के साथ, जिसके साथ उसका विवाह हुआ है, गलत है, अनैतिक है। और इसीलिए धीरे धीरे भारत का सब्र जवाब दे गया है। भारत ने मान लिया है कि हम दिल दे चुके सनम की तरह हृदय परिवर्तन नहीं होगा, कि मनमर्जियों वाली हरकत है, और इसीलिए इस हरकत को यदि रोकना है तो हमें कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। तो अंततः एक दिन भारत ने कश्मीर से कह दिया कि अब हम तुम्हारी आज़ादी पर थोड़ी रोक लगाएंगे, क्योंकि तुम्हारी आज़ादी स्वच्छंदता में बदलती जा रही है। उस रोक का नाम ही है 370 को हटाना या 35A के अधिकारों को समाप्त करना। कुल मिलाकर हमने ये कहा कि अब घर से बाहर कदम निकाल कर देख, हम टांग तोड़ देंगे। तो यही वो तरीका है जिसके माध्यम से हमने अभी एक कठोर संदेश देने की कोशिश की है। ये पूछा जा रहा है कि 370 हटाने के बाद हमारी सुरक्षा चुनौतियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये अंतिम हिस्सा है जम्मू कश्मीर से जुड़ा। दोनों बातें, यानी यदि कोई मुझसे पूछे कि 370 और 35 से हटाने के बाद सुरक्षा चुनौतियां बढ़ेंगी, तो मैं हाँ बोल सकता हूं, हाँ बढ़ सकती हैं। और यदि कोई मुझसे कहे कि 370 हटाने के बाद कश्मीर की सुरक्षा चुनौतियां कम हो जाएंगी, तो मैं कहूंगा हाँ, कम भी हो सकती हैं। अब देखिए, पूरा अनुमान तो 6 महीने से ज्यादा के उसके बाद ही हो सकता था, लेकिन उसी बीच ये कोविड का मामला आ गया जिसमें ट्रू एनालिसिस का मौका नहीं मिला। लेकिन ये देखा जा रहा है कि सुरक्षा चुनौतियां तात्कालिक तौर पर तो क्या हो गई हैं, घट गई हैं। और घट इसलिए गई हैं क्योंकि 370 या 35A हटने के बाद हमने सबसे पहले तो कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन पर कठोर नियंत्रण कर लिया है, क्योंकि हमने उसको 2 हिस्सों में बांट दिया है, कश्मीर, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। अब जम्मू कश्मीर पर यूनियन टेरिटरी की तरह जब प्रशासन होगा तो वहां पर जो लोकल सपोर्ट टेररिस्ट को मिलता था, स्टेट स्पॉन्सर्ड जो टेरर होता था, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो पहला कारण ये है। यानी मैं ये कह रहा हूं कि जो स्टेट गवर्नमेंट का ठीक पर्दे के पीछे से सपोर्ट होता था, वो सपोर्ट खत्म हो गया है। तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर को सीधे रेगुलेट करेगी, कंट्रोल करेगी, तो आतंकवाद घटना स्वाभाविक है, और ये हमने किया है। ठीक है। दूसरी बात, इसके द्वारा हमने ये संदेश भी दे दिया कि हम वहां के पॉलिटिकल पार्टीज या प्रेशर ग्रुप्स के दबाव में आने वाले नहीं हैं,
यानी भारत अब किसी तरीके के समझौते के पक्ष में नहीं है। वो फारूक अब्दुल्ला जिसने कहा था कि भारत की पीढ़ियां देखेंगी परिणाम यदि 370 हटा, तो वो फारूक अब्दुल्ला अब ये कह रहा है कि कम से कम घर से तो निकलने दो। तो फारूक अब्दुल्ला जी हों, ठीक, मुफ्ती हों, महबूबा मुफ्ती हों, ठीक, सबको भारत ने एक कठोर मैसेज दे दिया है कि आपने बहुत पाल लिया सपेरों, क्या कहेंगे, ठीक है ना, सांपों को अपने अंदर, अब हम और पालने की अनुमति नहीं दे सकते। तो जब ये पालेंगे नहीं तो वो घटेंगे। ठीक। तीसरा, 370 हटाने के बाद जो हमने प्रिकॉशनरी मेजर्स मतलब प्रिवेंटिव मेजर्स लिए हैं, निवारक उपाय अपनाए हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पर रोक हो, चाहे वो तैनाती को बढ़ाना हो, निश्चित तौर पर इन प्रिवेंटिव मेजर्स से भी सुरक्षा चिंताएं क्या होंगी, कम होंगी, क्योंकि निगरानी बढ़ेगी। चौथे लेवल पर यह कहा जा सकता है कि 370 हटाने के बाद भी हमने ऑपरेशन ऑल क्लियर जैसे, ऑपरेशन ऑल आउट जैसे अभियानों को जारी रखा है और हम लगातार कश्मीर के आतंकियों को क्या कर रहे हैं, खोज कर मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके द्वारा भी सुरक्षा चुनौतियां कम हो जाएंगी। एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह हो सकती है कि जब सीधे केंद्रीय निगरानी में काम हो रहा है तो अब सीमाएं पहले से ज्यादा सुरक्षित हैं। तो जो पाकिस्तान के रास्ते पैसा आ रहा था, आतंकी आ रहे थे, जो ट्रेनिंग के लिए लोग जा रहे थे, ये आवाजाही थोड़ी सी कम हो गई है। और इसलिए इन सब कारणों से यह कहा जा सकता है कि 370 के बाद भारत में आंतरिक सुरक्षा या कश्मीर में आतंकवाद की घटनाएं अपेक्षाकृत क्या हुई हैं, कम हुई। ठीक। तो ये कठोर निगरानी की बात हो, चाहे सरकार का समर्थन खत्म हो जाने की बात हो, इन सब में देखा जा सकता है। लेकिन एक दूसरा पक्ष भी है जो कह रहा है कि ये तूफान के पहले की शांति है। मैं डराने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन दोनों पक्ष जानना सिविल सर्विसेज में जरूरी होता है। उसका यह कहना है कि कश्मीरी अभी इस शॉक को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाए हैं कि अचानक से उनका सब कुछ छीन लिया गया। जब उनको यह रियलाइज होगा तो होने वाला विद्रोह बहुत विस्फोटक होगा। तब यह बहुत संभव है कि हर घर से अफजल निकलेगा। दूसरी बात यह कही जा रही है कि कश्मीर के नेता टाइम बाय कर रहे हैं। तो पहली बात, कश्मीर की जनता अभी एब्जॉर्ब कर रही है। दूसरी बात, कश्मीर के नेता टाइम बाय कर रहे हैं। वो जानते हैं कि अभी सही समय नहीं है, लेकिन वो अपनी रणनीति बनाने में लगे हुए हैं। और इस रणनीति के तहत भविष्य में कश्मीर जैसे ही ये जो अब्दुल्लाज हैं, मुफ्तीज हैं, हुर्रियत वाले हैं, ये नजरबंदी से बाहर आएंगे, तो बाहर आने के बाद ये कुछ बड़ा नुकसान कर सकते हैं, जिसके लिए हमको तैयार रहने की जरूरत है। मौका नहीं दें तो बात अलग है। तीसरा कहना यह भी है कि अभी तो कश्मीर की जनता कनेक्टेड ही नहीं है। अभी तो कश्मीर की जनता जो है वो बहुत ज्यादा, क्या कहेंगे, पर्दों में है। लेकिन जब ये सोशल मीडिया की बंदिशें खुलेंगी, जब आवाजाही बढ़ेगी, तो ऐसी स्थिति में सीमा पार से आतंक को आने में, सीमा पार से क्या कहेंगे, ड्रग ट्रैफिकिंग, आर्म्स ट्रैफिकिंग, टेररिस्ट के आने में कोई समस्या नहीं होगी। इसलिए भविष्य में ये कहा जा सकता है कि जब रिलैक्सेशन होंगे तो बहुत संभव है कि ये आशंकाएं हैं कि ये क्या हो सकती हैं, बढ़ सकती हैं। ठीक। ये भी कहा जा रहा है कि अब पाकिस्तान न्यू स्ट्रैटेजी को बनाने के लिए काम कर रहा है। न्यू स्ट्रैटेजी का मतलब है, यानी अब पाकिस्तान कश्मीर में जब 370 था तो उसके अनुरूप अपनी स्ट्रैटेजी पे था, तो पाकिस्तान भी टाइम बाय करके न्यू स्ट्रैटेजी को डिराइव कर रहा है, जिसमें वो चाइना को साथ लेने की कोशिश कर रहा है, जिससे कश्मीर में आतंकवाद को नए तरीके से क्या किया जा सके, परिभाषित किया जा सके। ये भी संभव है कि पाकिस्तान इस्लामिक गुटों का एक ऐसा मंच बना ले जो कश्मीर में भारत द्वारा किए गए 370 के अबॉलिशन के लिए ठीक अलग अलग मंचों पर गुहार लगाए या अलग अलग मंचों पर कार्य करे। तो डिप्लोमेटिक लेवल पर भी भविष्य में हमारे लिए चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में कोई स्थायी मित्र नहीं होता। कल को मान लीजिए अमेरिका के हित, सोवियत संघ के हित, चीन के हित भारत नहीं पाकिस्तान के पक्ष में हो जाते हैं। अफगानिस्तान में ऐसा कुछ हो जाता है कि अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत पड़ जाए, तो अमेरिका का तो इतिहास है डिच करने का, वो फिर से भारत को छोड़कर पाकिस्तान की गोदी में बैठ जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी ये ध्यान रखने की जरूरत है हमें कि कश्मीर के मामले को बहुत मुखर रूप से उठाया ना जा सके। ये भी कहा जा रहा है कि भविष्य में ये घटनाएं इसलिए बढ़ सकती हैं क्योंकि पाकिस्तान ने अभी पीओके का जो रीजन है उसे अब जैसे कश्मीर को भारत ने इंटीग्रेट कर लिया, तो पाकिस्तान भी दिखाने के लिए जो आजाद कश्मीर था इसे अपने प्रांत के रूप में तो रखता था, लेकिन इसकी स्वायत्ता को बनाए रखता था। तो ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान इस हिस्से को, जैसे भारत ने इसको पूरी तरीके से अपने में इंटीग्रेट कर लिया है, वैसे ही पाकिस्तान इस हिस्से को अपने अंदर औपचारिक रूप से समाहित कर लेगा। और उसके बाद यहां पाकिस्तान की सेना की, पाकिस्तान के लोगों की, मेन स्ट्रीम के लोगों की धमक बढ़ जाएगी, जिससे फिर सीमा पार आतंकवाद की समस्याएं और गंभीर बन सकती हैं या और भी ज्यादा हो सकती हैं।
तो फिर दोनों संभावना है 370 के बाद एक तरफ हम देखें तो संकट घट भी सकता है, जो घट रहा है हमको दिख रहा है, लेकिन यह भी कहा जा सकता है कि यू नेवर नो फ्यूचर में यदि ये परिस्थितियां बनी रही तो ये संकट और बढ़ भी सकता है। एक और आशंका है, आप उससे सहमत असहमत हो सकते हैं। ये कहा जा रहा है कि कश्मीर से 370 हटाने के साथ साथ वर्तमान समय में देयर आर सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स जो सही है या गलत है इससे परे, जो मुस्लिम समुदाय में अविश्वास की स्थितियों को पैदा कर रहे हैं, ठीक, या उनको ये भय पैदा कर रहे हैं कि भारत में उनकी स्थिति सुरक्षित नहीं है। इसकी शुरुआत आप कश्मीर के उससे कर सकते हैं, राम मंदिर के डिसीजन को भी इसी संदर्भ में देखा गया। उसके बाद आर्टिकल 44 यानी कॉमन सिविल कोड के लिए ट्रिपल तलाक जैसे निर्णय को प्रभावी रूप से लागू करने को भी इसी संदर्भ में देखा गया, कट्टरपंथियों के संदर्भ में मैं कह रहा हूं। और हाल ही में सीएए कानून और फिर एनआरसी की परिकल्पना इसके अंतर्गत होगा। और कश्मीर में ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात यदि इस पैमाने पर उभारी गई तो भविष्य में यह भी एक संकट का कारण बन सकता है कि कट्टरपंथी एक नया मुद्दा उभर कर सामने आया है और उस मुद्दे में यह चर्चा की जा रही है कि भारत कश्मीर के आतंकवाद को रोकने के लिए डिप्लोमेटिक लेवल पर जो सबसे बड़ा काम कर रहा है वो ये है कि हम पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में डलवा दें, और जैसे ही पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में चला जाएगा तो उसके द्वारा टेरर फंड करने की जो परिस्थितियां हैं वो कमजोर हो जाएंगी, और धीरे धीरे जब आतंकवादियों को, कश्मीर के अलगाववादियों को पैसा नहीं मिलेगा तो कश्मीर में आतंकवाद कमजोर हो जाएगा। लेकिन इसको काउंटर करने के लिए अब आईएसआई ने भी एक नई रणनीति निकाल ली है और उन्होंने एक मंच बना लिया है जिसका नाम है टीआरएफ, द रेजिस्टेंस फ्रंट। और अब वो पर्दे के पीछे से इस टीआरएफ के झंडे तले फंडिंग कर रहा है ताकि एफएटीएफ के जो 27 पॉइंट्स थे उनको भी पूरा कर सके और उस पर ये आरोप भी ना लगे कि वो टेरर फंडिंग कर रहा है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि एफएटीएफ के प्रतिबंधों से बचने के लिए पाकिस्तान द्वारा क्या नई रणनीति अपनाई जा रही है। एफएटीएफ एंड आईएसआई, इसको मैं अलग से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो पहले देखिए एफएटीएफ क्या है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स या एफएटीएफ 1989 के पेरिस सम्मेलन में बनाया गया एक अंतर सरकारी निकाय है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल है। और इस इंटर गवर्नमेंटल पैनल का मतलब है यहां विभिन्न देशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, जिसका उद्देश्य था दुनिया में मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना। यानी एफएटीएफ विशुद्ध रूप से आर्थिक अपराधों को रोकने के लिए बनाया गया समूह था। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है धन शोधन, आगे हम एक पूरे टॉपिक में पढ़ेंगे इसको। धन शोधन का मतलब होता है अवैध स्रोतों से प्राप्त धन को घुमाकर वैध बनाना। तो दुनिया भर में मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, आर्म्स ट्रैफिकिंग, गलत तरीकों से करप्शन, इनसे जुड़ा जो पैसा है उसको साफ करने की जो घटनाएं हैं उन पर निगरानी रखने वाले समूह का नाम था एफएटीएफ या फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इस फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को 2001 में एक जिम्मेदारी दी गई और उस जिम्मेदारी का नाम था कि भाई जब आप गंदे पैसे पर निगाह रख रहे हो तो गंदा पैसा तो ज्यादातर टेरर को फंड करने में यूज हो रहा है, कि आप टेरर फंडिंग की निगरानी करें। यानी आप आतंकवाद को पोषित करने वाले पैसों की निगरानी करें। आप ये देखें कि कौन कौन से देश और संगठन ऐसे हैं जो आतंकवादियों को पैसा दे रहे हैं। तो टेरर फंडिंग विजिलेंस का इसके अंतर्गत उन्हें अधिकार दिया गया कि जो भी देश टेरर फंडिंग करते हैं आप उन्हें दो लिस्ट में डाल सकते हैं, एक है ग्रे लिस्ट और एक है ब्लैक लिस्ट। ग्रे लिस्ट को मॉनिटरिंग जुराडिक्शन, ठीक है, यानी निगरानी के अधिकार के तौर पर कहा गया और यह कहा गया कि इसके अंतर्गत जो देश होंगे हम उन पर निगरानी रखेंगे कि कहीं वो पैसा तो नहीं दे रहे हैं। जबकि ब्लैक लिस्ट को कॉल फॉर एक्शन कहा गया, और कॉल फॉर एक्शन का सीधा सीधा मतलब था कि ये लोग बड़े पैमाने पर टेरर फंडिंग कर रहे हैं, इसलिए इन पर सीधे कार्यवाही की जानी चाहिए। तो मुद्दा यह है कि यदि कोई देश एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में या ब्लैक लिस्ट में आ जाता है तो उस पर क्या कार्यवाही होती है। तो यदि कोई देश ऐसा है जो ग्रे लिस्ट में या ब्लैक लिस्ट में आता है तो पहला उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगते हैं, यानी उसके साथ जो व्यापार है, निवेश है, ये सारी चीजें घटेंगी। दूसरा, उसकी क्रेडिट रेटिंग घटा दी जाती है। क्रेडिट रेटिंग घटाने का मतलब है कि उस देश की साख कम हो गई। और तीसरा, उस देश को जो सबसे मेन है वो ये है कि उस देश को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से जो पैसा या लोन मिल रहा होता है या तो उसे रोक दिया जाता है या बहुत ऊंची ब्याज दर पर मिलता है जो उसके लिए वहनीय ना हो। तो आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, एडीबी है, ये जो संस्थाएं हैं दुनिया में, ठीक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, आजकल तो ब्रिक्स बैंक भी है, ये सारी संस्थाएं जो रहेंगी उनको महंगा लोन देंगी या फिर हम क्या कह रहे हैं उनको लोन देने से मना कर देंगी।
यानी कुल मिलाकर एफएटीएफ के प्रतिबंध लागू होने के बाद देश ग्लोबलाइजेशन के इकोनॉमिक बेनिफिट से वंचित हो जाता है और उसकी आर्थिक स्थिति लगातार कमजोर होने की परिस्थितियां बनी रहती। अब पाकिस्तान जैसा देश जो वैसे ही अरबों के कर्जे में दबा हुआ है और अपने अस्तित्व के लिए हर समय विदेशी संस्थाओं और देशों के सामने कटोरा लेके खड़ा हुआ है, उस पर यदि ये प्रतिबंध लग जाते हैं तो उसकी अर्थव्यवस्था जो चरमराई हुई है वो ध्वस्त हो जाएगी और पाकिस्तान बहुत संभव है कि दोबारा उठकर खड़ा भी ना हो पाए। और इसलिए पाकिस्तान कई तरीकों से ये कोशिश कर रहा है कि उसे एफएटीएफ ब्लैक लिस्ट में ना जाना पड़े और संभव हो तो वो ग्रे लिस्ट से भी बाहर आ पाए। लेकिन भारत का अपनी तरफ से यह प्रयास है कि हम पाकिस्तान के खिलाफ लगातार सबूत देते हुए इस बात को साबित करें कि वो टेरर फंडिंग कर रहा है, और सच तो यही है कि वो टेरर फंडिंग कर रहा है। अब पाकिस्तान के हुक्मरानों का डायलेमा देखिए। डायलेमा यह है कि यदि वो टेरर फंडिंग करते हैं तो देश की अर्थव्यवस्था खतरे में है, लेकिन यदि वो टेरर फंडिंग नहीं करते हैं तो उनकी गद्दी खतरे में है। क्योंकि इमरान खान जैसे लोग, जिनको ये कहा जाता है कि आईएसआई की कठपुतली हैं, हाफिज सईद के दूसरे चेहरे हैं, यदि ऐसे हुक्मरान वहां पर हैं और वो टेरर फंडिंग रोक देंगे, मतलब सेना को फंडिंग रोक देंगे, तो कल को ये हो सकता है कि वहां फिर से तख्ता पलट हो जाए, फिर से सेना का शासन हो जाए, या फिर वहां सिविल वॉर छिड़ जाए, हाफिज सईद जैसे लोग सरकार के खिलाफ ही विद्रोह की घोषणा कर दें। तो इमरान खान जैसे हुक्मरानों के लिए एफएटीएफ के प्रतिबंध दोहरी तलवार की तरह हैं। यदि प्रतिबंध लगते हैं तो खाने के लाले हैं और नहीं लगते हैं तो गद्दी के लाले। अब ऐसे में उन्हें ऐसी कोई रणनीति अपनानी होगी जिससे सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, यानी वो टेरर फंड भी जारी रखें लेकिन एफएटीएफ की बदनामी भी ना हो, ब्लैक लिस्ट में भी ना जाना पड़े। और इसीलिए पाकिस्तान, जिसे पहले 2011 में एफएटीएफ में डाला गया था, उसने तिकड़म लगाकर अपने को भारत थोड़ा सा बाहर निकाला, फिर 2015 में उसको फिर एफएटीएफ में डाला गया। आप देखिए, अमेरिका का साथ जब से छूटा है, पाकिस्तान एफएटीएफ की निरंतर निगरानी में है। जब अमेरिका का साथ था तो सैया भाई कोतवाल अब डर काहेगा, लेकिन 2011 में, फिर 2015 में सबसे सीवियर सैंक्शंस जो पाकिस्तान पर लगाए गए वो 2018 में जून में लगाए गए। जून में जनरली एफएटीएफ की रेगुलर मीट होती है, तो जून 2018 में एफएटीएफ ने पाकिस्तान को औपचारिक चेतावनी देते हुए 27 पॉइंट प्रोग्राम को लागू करने कहा और ये कहा कि इन 27 बिंदुओं पर कार्यवाही करके आप ये साबित कीजिए कि आपको ब्लैक लिस्ट में डाला नहीं जाए। यदि आपने एक निर्धारित समय रहते इन 27 बिंदुओं को पूरा नहीं किया तो आपको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। जून 2018 के इस वार्निंग के बाद फरवरी 2019 में, ठीक, या फरवरी की उसको छोड़ भी दें हम, एक रिव्यू हुआ और फिर जो अगला रिव्यू हुआ वो अक्टूबर 2019 में हुआ। मैं फिर से कह रहा हूं, जून 2018 के बाद अक्टूबर 2019 के रिव्यू में फिर से पाकिस्तान को यह कहा गया कि आप 27 पॉइंट एजेंडे को पूरा करने में पूरे रूप में विफल रहे हैं। आपने इनमें से अधिकांश बिंदुओं का पालन नहीं किया है। लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन जैसे संगठनों को आप लगातार फंड कर रहे हैं, जिसके सबूत कई अंतरराष्ट्रीय निगरानी एजेंसियों ने दिए हैं। इसलिए आप ग्रे लिस्ट में ही बने रहेंगे और भविष्य में ब्लैक लिस्ट में डाले जा सकते हैं। लास्ट रिव्यू फरवरी 2020 में हुआ, मतलब अभी कोविड संकट के 1 महीने पहले, और फरवरी 2020 के रिव्यू में यह कहा गया कि 27 में से 14 बिंदुओं को तो आपने पूरा किया है, लेकिन 13 बिंदु अभी भी अधूरे रह गए हैं, तो आपको जून 2020 तक का समय दिया जा रहा है। तब तक इन 13 को पूरा कर लो, नहीं तो काली सूची में डाल देंगे। अब देखिए, यहां पर सबसे मेन बात तो यह है कि जून 18 से पाकिस्तान ने जून 20 तक खींच लिया, और जून 18 से जून 20 तक खींच लिया मतलब ग्रे में ही बना रहा, क्योंकि उसके पीछे चाइना की ताकत है। चाइना एफएटीएफ के मंच पर पूरे पिच के साथ ये कह रहा है कि पाकिस्तान आतंक को पोषित करने वाला नहीं, आतंक से प्रभावित राष्ट्र है। वो खुद आतंकवाद से ग्रसित राष्ट्र है। बलूचिस्तान से लेकर कश्मीर के पीओके हिस्से तक वहां आतंकवाद, अलगाववाद है, जो सरकार के छत्र छाया में नहीं, ठीक, क्या कहेंगे, स्वयं सेवी मोड में या सेल्फ इवॉल्व मोड में काम कर रहा है। चाइना इस बात की पुष्टि करता है। तो चूंकि पाकिस्तान को चाइना का समर्थन है, उसे लगता है कि कहीं ना कहीं वो इससे बच जाएगा। अब देखिए, जून 2020 तो आने वाला है, अब 1 महीने बाद। अब कुछ ऐसी परिस्थितियां बन गई हैं कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान को एफएटीएफ से और रिलैक्सेशन मिल जाएगा, और इस और रिलैक्सेशन मिलने की 2-3 वजह हैं। पहली वजह, और जो सबसे बड़ी वजह है, अब दुनिया में हर समस्या के लिए दी जाएगी, कि कोविड संकट के चलते अब निगरानी करना संभव नहीं था कि पाकिस्तान ने कितना काम किया है। हम वैसे भी अपने लोगों को बचाते कि आपके एफएटीएफ के बिंदु पूरे करते, और यह भी कहा जा सकता है कि जून में संभव है कि एफएटीएफ की बैठक ही ना हो,
तो इसलिए पाकिस्तान ने थोड़ा टाइम तो बाय कर लिया है कि अभी साल 6 महीने उसको कुछ नहीं होगा। और एफएटीएफ ने स्वयं ये कहा है कि हम अभी किसी भी देश पर कोई कार्यवाही नहीं करेंगे, उसको थोड़े दिनों के लिए क्या रखेंगे, सस्पेंड रखेंगे। तो इससे पाकिस्तान के सांस में सांस आई है। और इसी दौरान आईएसआई ने एक नई रणनीति अपनानी शुरू की है जिसका नाम है द रेजिस्टेंस फ्रंट। द रेजिस्टेंस फ्रंट, ये बहुत ध्यान रखिएगा। द रेजिस्टेंस फ्रंट के बारे में ये कहा जा रहा है कि उन्होंने एक इंडिजीनियस टेरर आउटफिट, स्वदेशी आतंकी मंच बना लिया है, जिसे उसने आतंकवाद नाम से ना जोड़कर किस नाम से जोड़ा है, प्रतिरोध से जोड़ा है। और जैसे ही रेजिस्टेंस से जोड़ेंगे तो अब वो आतंकवाद नहीं होगा, वो आजादी के मसीहा हो जाएंगे, वो मुजाहिदीन हो जाएंगे, वो विद्रोही हो जाएंगे, वो प्रतिरोधी हो जाएंगे, यानी वो अब पॉजिटिव नामों से क्या होंगे, जाने जाएंगे। और उसने जो पैसा जैशे मोहम्मद, लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, इंडियन मुजाहिदीन, इन सब को दिया जाता था, वो पैसा इसको देना शुरू कर दिया है पर्दे के पीछे से, द रेजिस्टेंट फ्रंट को। और पाकिस्तान के सरकार ने, वहां के मिनिस्ट्री ने एक औपचारिक स्टेटमेंट जारी करके ये हिजबुल मुजाहिदीन यानी इन संगठनों की आलोचना भी शुरू कर दी है कि इनके द्वारा जो भारतीय सैन्य बलों पर हमला किया गया, इनके द्वारा जो पठानकोट पर कार्रवाई की गई, हम इस तरीके की किसी भी कार्रवाई का समर्थन नहीं करते हैं। और इस तरीके से दुनिया के सामने पाकिस्तान फेस सेविंग की कोशिश कर रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे से द रेजिस्टेंस फ्रंट नामक इंडिजीनियस टेरर आउटफिट बनाकर वो अपने फंडिंग के काम को जारी रखे हुए है। और भविष्य में ये रणनीति हो सकता है कि एफएटीएफ की आंखों में धूल झोंकने में सफल हो जाए, जब चाइना भी पाकिस्तान का साथ देने के लिए तैयार है। इसीलिए तमाम उम्मीदों के बावजूद हमको बहुत ऑप्टिमिस्टिक होकर अभी सोचने की जरूरत नहीं है कि पाकिस्तान को काली सूची में डाल ही दिया जाएगा, बल्कि पाकिस्तान तो अभी ये कोशिश में है कि उसे भूरी सूची यानी ग्रे लिस्ट से भी क्या हो जाए, बाहर निकाल दिया जाए। और कोविड संकट पाकिस्तान के लिए इस संदर्भ में वरदान भी साबित हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो एफएटीएफ से जुड़ी, टेरर फंडिंग से जुड़ी बातें थी जो पाकिस्तान के संदर्भ में या पाकिस्तान प्रेरित जम्मू कश्मीर आतंकवाद के संदर्भ में प्रश्न बनकर पूछी जा सकती है।